नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाग 1 क्लास 1, जिसमें हमने तत्वों के परमाणु क्रमांक, तत्वों के नाम और उनके संकेत और उसके साथ साथ में उनके परमाणु भार के बारे में हमने सीखा था। आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं पढ़ा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कक्षा 11वीं क्लास 1 या कक्षा 11वीं की बेसिक क्लास 1 इस तरह से आपको क्लास मिलेगी, तो आप वहां पर जाकर पुराना वीडियो यानी कि वीडियो क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना। उसके बाद में ही हम अगली क्लास की बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 2 की, कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का ये विषय है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग करने में सक्षम नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उन लोगों का फायदा हो इसीलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरी क्लास है, इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान अध्याय 1 का भाग नंबर 1 है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो बेसिक केमिस्ट्री था, बेसिक रसायन था। क्योंकि बेसिक रसायन हमको जब तक नहीं आएगा तब तक हम चैप्टर की बात नहीं कर पाएंगे। हमने बेसिक जो क्लास है उसमें केवल एक ही वीडियो अपलोड किया है। हम बेसिक क्लास के और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे। आज हमारा चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्लास नंबर 1 है, इसलिए हमने लिखा है भाग 1। अध्याय का नाम हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि रसायन का जो बेसिक है उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर डेली पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अच्छे से जवाब देते रहेंगे तो हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही मेरे को टाइम मिल नहीं पाता है, उसके बावजूद भी मुश्किल से टाइम निकाल कर आते हैं आपके लिए। तो आप जितने भी हम सवाल करते हैं उसके जवाब जरूर दीजिएगा। कल मैंने कोई सवाल नहीं किया था, यानी कि पिछले वीडियो में हमने कोई सवाल नहीं किया था। आज मैं पिछले वीडियो के सवाल करूंगा और इस वीडियो के भी सवाल करूंगा, ठीक है। तो आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु। डाल्टन के जो बिंदु थे, डाल्टन ने क्या क्या बोला था, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु कह सकते हैं या फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा कह सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु क्या है, या डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमें कैसे लिखना है उसका उत्तर। डाल्टन ने क्या क्या बोला था कि डाल्टन ने यह बोला था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। यहां पर एक शब्द आया है, देखिए पहली बात तो ये कि आपको परीक्षा में लिखना कैसे है। परीक्षा में आपको लिखना है, ये तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से आपका उत्तर शुरू होगा। उत्तर का ये पहला पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर, तीसरा पॉइंटर, चौथा पॉइंटर और पांचवा पॉइंटर, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। ये आपका कंप्लीट उत्तर है। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है अपना, डाल्टन ने जो बोला था, क्या बोला था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। देखो यहां पर एक शब्द आया है, हाँ, कोई ये ना सोच ले कि हमने पहले से उत्तर लिखा हुआ है तो मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पहले से उत्तर लिखने का कारण यह था कि आपका समय बचाना था। अगर हम बोलते भी उसी समय, लिखते भी उसी समय, तो आपका जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम बोलना शुरू करते हैं, ताकि आपका वीडियो छोटा सा छोटा बने और आप उसको कम समय में अच्छे से पढ़ सको। इसलिए तो पहला पॉइंट क्या था कि प्रत्येक पदार्थ, यहाँ पर शब्द आया पदार्थ। पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थ क्या होता है, हर टॉपिक को, हर शब्द को आपको अच्छे से क्लियरिटी से
समझना है, अच्छे से क्लियर करना है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और मजा आएगा। यहाँ पे क्या लिखा, प्रत्येक पदार्थ। प्रत्येक पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है, जैसे ये पेन, ये पदार्थ है, लेकिन ये कैसा है, ठोस अवस्था में। हमने पानी ले लिया, पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। हमने कोई गुब्बारे में हवा भरी, पदार्थ है, लेकिन कौन सी अवस्था उसकी, गैसीय अवस्था है। तो ये है पदार्थ। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको कहते हैं परमाणु। जैसे मान लो कि अगर ये पेन है हमारे पास, ये पदार्थ है, इसको हम बारीक कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, इतना बारीक चूर्ण कर देते, इतना पाउडर बना देते इसका कि उस पाउडर को हम और छोटे भाग में उसको नहीं तोड़ सकते। जो सबसे छोटा वाला कण है उसी कण को हम बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे उस कण को हम, परमाणु। तो परमाणु की बात समझ लेंगे कि परमाणु यानी कि सबसे छोटा कण जिसको हम और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। यही बात बोली है डाल्टन ने। पहली बात क्या बोली कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर। देखो अगर हमने पेन की बात करी, ये पेन किसी न किसी पदार्थ से बनी होगी, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट ये बन गई। तो इसको बनाने के लिए क्या किया, पहले तो बारीक बारीक पाउडर लिया, चूर्ण लिया, उसी को फिर बाद में किसी न किसी रूप में उसको किसी मशीन में डालकर इसको इस रूप में डाल दिया। ये किससे बना है, बारीक कण से बना। और जो बारीक कण है, छोटे छोटे, बहुत सारे असंख्य कण होंगे इसको बनाने के लिए, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ये। तो इसी को ये बोल रहे हैं पदार्थ, और जिस कणों से बना है उन कणों को बोल रहे हैं परमाणु। ये पॉइंट क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे मान लो मैंने चौक ले लिया, चौक को हम लिखते हैं तो उसका पाउडर उड़ता है। तो बनने से पहले तो पाउडर ही था, उसी पाउडर को गीला करके उसको मशीन में डालकर उसको चौक बना दिया। तो जो पाउडर है उसको हम इस तरह से तोड़ते हैं तो और छोटे भाग में नहीं टूट सकता है। जो सबसे छोटा वाला पाउडर का सबसे छोटा वाला कण है उसी को हम क्या कह देंगे, परमाणु कह देंगे। वही पॉइंट वापस मैं बोल रहा हूँ, क्या पॉइंट है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो सबसे छोटा कण होता है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। हम इसको दूसरे उदाहरण के तौर पर समझे, तो जैसे हमने गेहूं लिया या मक्का लिया, बाजरा लिया, कहीं भी लिया, उसको अगर हम पिसा देते हैं तो आटा बन जाता है। तो आटे को और छोटा कितना करेंगे, तो आटे को और छोटा नहीं कर पाते, मतलब आटा क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। ठीक है, आटे से हमने बना दी रोटी, तो रोटी क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा या अणु हो जाएगा या फिर यौगिक हो जाएगा। तो रोटी जो है क्या है, पदार्थ है। रोटी किससे बनी, आटे से, तो आटा क्या है, परमाणु। रोटी को बनाने के लिए बहुत सारा आटा लगाया था हमने, बहुत सारे आटे के कण लगाए थे, आटे के बहुत सारे कण थे, उन कणों को मिला के क्या बना, रोटी बनी। तो रोटी को क्या बोल रहे हैं, पदार्थ। क्लियर बात है, क्या बात है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें परमाणु कहते हैं। किनको परमाणु कहते हैं, छोटे कण होते हैं उनको कहते हैं परमाणु। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, पहली बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास परमाणु अविभाज्य। परमाणु अविभाज्य, परमाणु किसको कह रहे थे हम, जो सबसे छोटा कण उसको परमाणु कह रहे थे। अब परमाणु की अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी परमाणु के लिए, आटे को लिया था हमने उदाहरण के तौर पे। आटे को हम और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, आटे को हम और छोटे भाग में नहीं तोड़ पा रहे, मतलब आटा क्या है, अविभाज्य। अविभाज्य मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसको बोलेंगे अविभाज्य। तो आटा हो गया अविभाज्य, और आटे को ही हमने मान लिया परमाणु। यानी कि परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण होता है और उसको हम तोड़ नहीं सकते। वही पॉइंट लिखा हमने, परमाणु अविभाज्य होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा आपको। अगली बात आती है हमारे पास, क्या है अगली बात, अगला पॉइंट आता है हमारे पास, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में या अन्य गुणों में समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु, यानी कि देखो हम उदाहरण के तौर पे समझें, ये है गेहूं की रोटी, ये क्या है, गेहूं, और ये है
मक्का, ठीक है, ये है मक्का। अब गेहूं की अगर बात करें, एक गेहूं, दूसरे गेहूं, तीसरे गेहूं, चौथे गेहूं, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, ये वाला कण और ये वाला कण आपस में एक जैसा होगा, इनका आकार भी एक जैसा होगा और इनका जो दूसरा गुण है वो गुण भी एक जैसा होगा। अगर हम इनको पीसते हैं तो इनके जो आटे के कण होंगे वो कण भी कैसे होंगे, समान होंगे, वो कण भी समान होंगे। किसके, गेहूं के कण आपस में समान होंगे। लेकिन अगर हमने मक्का ले ली तो मक्का का ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, तो मक्का के जो कण है वो आपस में तो समान होंगे, ये और इसके साथ इसके जैसा होगा, ये कण इसके जैसा होगा, ये कण इसके जैसा होगा। क्या समझे हम, गेहूं के कण आपस में एक जैसे हैं, मक्का के कण भी आपस में एक जैसे हैं। मक्का के ये कण, ये कण, ये कण, ये कैसे होंगे, आपस में एक जैसे होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक मक्का का कण ले लें और एक गेहूं का कण ले लें तो ये आपस में बराबर या एक जैसे नहीं होंगे। इसका गुण अलग होता है, इसका गुण अलग होता है, इसका आकार अलग होता है, इसका आकार अलग होता है। यानी कि दो पदार्थ अगर हम लेते हैं तो एक पदार्थ के सभी कण या सभी परमाणु आकार में भी एक जैसे होते हैं, भार में भी एक जैसे होते हैं, या फिर यूं कहें कि दूसरे जो गुण हैं उन गुणों में भी एक जैसे होते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा पदार्थ लेते हैं, दूसरे पदार्थ के भी जो कण हैं, ये परमाणु हैं, ये आपस में तो एक जैसे होंगे, लेकिन ये वाले और ये वाले आपस में, ये दो पदार्थ अगर हम लेते हैं तो इनके कणों के गुण जो है वो अलग अलग रहेंगे। इसके कणों के गुण अलग, इसके कणों के गुण अलग। बात क्लियर है, यही पॉइंट है दूसरा तीसरा वाला अपना। एक ही पदार्थ के सभी कण या सभी परमाणु एक जैसे होंगे, लेकिन ये जो पदार्थ है या ये जो परमाणु है दूसरे तत्व, ये दूसरा तत्व है, दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होंगे, यानी कि दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होंगे। इतनी बात क्लियर है। सिंपल सी बात है यार कि गेहूं के जो मतलब गेहूं को अगर हम तत्व मान ले तो उसका जो परमाणु है वो अलग रहेगा। मक्के को हम अगर तत्व मान ले तो मक्का जो है उसका परमाणु अलग रहेगा। गेहूं के जितने भी परमाणु वो सब एक जैसे रहेंगे, मक्का के जितने भी परमाणु वो सब एक जैसे रहेंगे, लेकिन मक्का और गेहूं को मिलाते हैं तो वो एक जैसे नहीं रहेंगे। यही इस पॉइंट का मतलब है। यानी कि हालांकि हम जब बात करेंगे तो हम रासायनिक पदार्थ लेंगे, उदाहरण के तौर पे हम इनका उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं। जैसे लोहे के कण अलग रहेंगे, कोबाल्ट के कण अलग रहेंगे। कोबाल्ट के कण एक जैसे रहेंगे, लोहे के कण एक जैसे रहेंगे, लेकिन लोहे और कोबाल्ट को मिलाएंगे तो उनके कण एक जैसे नहीं रहेंगे, उनके परमाणु एक जैसे नहीं रहेंगे। यही इस पॉइंट का मतलब था। तो ये है अपना तीसरा पॉइंट है। क्या पॉइंट है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, परंतु दूसरे परमाणु के गुणों से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट आता है अपने पास, परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं और यौगिक या अणु बनाते हैं। परमाणु जो होते हैं छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं, ठीक ना, छोटी छोटी पूर्ण संख्या का क्या मतलब है? परमाणु जो होता है क्या करता है, छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं से मिलते हैं। यानी कि एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, अगर ये तीनों परमाणु मिलते हैं तो कोई पदार्थ बन गया। मान लो तीनों परमाणु के मिलने से क्या बन गया, पदार्थ बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये परमाणु है और ये परमाणु है और ये परमाणु है और ये परमाणु है, तो आधा परमाणु ये वाला जुड़ा और आधा परमाणु ये वाला जुड़ा। आधा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा तो पूरा जुड़ेगा या तो फिर जुड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? अगर 3 परमाणु जुड़े तो इतना बड़ा पदार्थ बना। अगर मान लो कि बहुत सारे परमाणु जुड़ जाते हैं, 10-20 परमाणु जुड़ जाते हैं, इतने परमाणु जुड़े तो ये इतना बड़ा पदार्थ बना। तो जब भी परमाणु जुड़ेंगे तो वो पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे, भले परमाणु छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन कैसे जुड़ेंगे, पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आधा परमाणु क्रिया में भाग ले लिया और आधा परमाणु क्रिया से बाहर हो चुका, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि 1, 2,
3, 4, 5, 6 कितने परमाणु जुड़ रहे हैं, लेकिन पूरे जुड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक परमाणु जुड़ा और दूसरा वाला आधा जुड़ गया, यानी कि एक परमाणु और 1.5 1.5 में कोई पदार्थ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक परमाणु अक्खा जुड़ गया, एक परमाणु आधा जुड़ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो एक परमाणु अकेला रहेगा, या फिर 2 परमाणु जुड़ेंगे और यौगिक बनेंगे, 3 परमाणु जुड़ेंगे और यौगिक बनेंगे, या फिर 5 परमाणु जुड़ेंगे और यौगिक बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 परमाणु जुड़े और छठवें का आधा भाग आ गया, यानी कि 5.5, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कहने का मतलब है इनका कि जितनी भी परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और पदार्थ बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो ये जुड़ने वाली जो क्रम है, जुड़ने वाला जो क्रम है, हमेशा कैसे रहेंगे, पूर्ण संख्या में रहेंगे। पूर्ण का मतलब वही है कि आधा नहीं होना चाहिए, पूरा की पूरा। ठीक है, तो परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या उसमें संयुक्त होते हैं और यौगिक या अणु बनाते हैं। जोड़ने के बाद में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, यौगिक बोलेंगे या फिर अणु बोलेंगे। अगला लास्ट पॉइंट है अपना, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और उसे न ही नष्ट किया जा सकता है। देखो, परमाणु की हमने बात करी, बहुत छोटा होता है। आटे का कण लेकर हम उदाहरण देकर समझ रहे थे, हालांकि वो तो उससे भी छोटा होता है, लेकिन उसको हम कैसे बनाएंगे, इतने छोटे को कैसे बनाएंगे। अगर हम आटे का ही उदाहरण ले ले तो आटे को भी नहीं बना पाएंगे हम। ये तो मक्का या गेहूं जो रहता है उसको पीस के हम आटा बना देते हैं, लेकिन अगर हम आटे से छोटे वाले कण को लेकर आटा कैसे बनेंगे, और आटे को अगर हम तोड़ना भी चाहते तो कैसे तोड़ पाएंगे। यानी कि आटे के कण को हम परमाणु माने तो परमाणु कितना छोटा है, इतना छोटा है कि ना तो हम उसको बना पा रहे हैं और ना ही उसको नष्ट कर पा रहे हैं। तो यही है अपना लास्ट पॉइंट, परमाणु को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ये था डाल्टन का जो परमाणुवाद है उसके मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट आपको लिखना है और 5 पॉइंट आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, मोस्ट इंपोर्टेंट। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का 11वीं में भी आएगा, डाल्टन के बारे में 12वीं में भी जानना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में भी जानना पड़ेगा, सेकेंड ईयर फाइनल। मतलब आप एक बार पढ़ लो 11वीं में अच्छे से, आगे आप लाइफ टाइम के लिए उसको याद रख लो। बाद में जो कंपटीशन की एग्जाम्स होती है डिग्रियां हो जाने के बाद में, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आता है। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको अच्छे से लिख के व्यवस्थित नोट्स बनाते चलें, हमारे साथ साथ में वीडियो पढ़ते चलें और वीडियो को पूरा पढ़ें। और अगर समझ में नहीं आता तो उसको बार बार रिवाइज करके पढ़ें, और अगर कोई डाउट हो तो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो हमने जैसा कि पहले कहा था कि आज आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। कल का जो वीडियो था, कल के वीडियो में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कल का वीडियो पढ़कर आज उसका जवाब दीजिएगा और उसके बाद में इस वीडियो को आगे पढ़िएगा। तो हमारा जो सवाल है आपसे मुख्य रूप से क्वेश्चन है, कल जो वीडियो पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 11 पर कौन सा तत्व आता है। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु क्रमांक 11 पर कौन सा तत्व आता है। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु क्रमांक 6 पर कौन सा तत्व आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, परमाणु क्रमांक 6 पर कौन सा तत्व आता है। परमाणु क्रमांक 18 पर कौन सा तत्व आता है। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु क्रमांक 18 पर कौन सा तत्व आता है। आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, इसी में बताना है, इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है आपका,
कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? चौथा क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन का परमाणु भार और आयरन का परमाणु क्रमांक। परमाणु भार भी बताना और परमाणु क्रमांक भी बताना। आयरन जो है वो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है और परमाणु भार कितना होता है, तो आप दोनों साथ में लिखेंगे, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। यदि आपने पिछला वीडियो पढ़ा तो आप इस प्रश्न के उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पुराना वीडियो पढ़ें, उसके बाद में आप ये वीडियो पढ़ें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।